नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं देश की जाने मानी शख्सियत हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मिस्टर नागेश चंद्र शर्मा जी, जो कि ऑथर हैं, एडुप्योर हैं, डायरेक्टर हैं मेटा स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं और किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए किस तरह से क्या नया कुछ कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आप पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप चूंकि आपका कुछ अलग ही था, आप जैसा आपने बताया मुझे, लेकिन आपने फिर बुक्स निकालना शुरू कर दी, आपने स्कूल में विजिट करना शुरू की और आपने देखा कि हाँ क्या ज़रूरत है और उसके हिसाब से आपने काम करना शुरू किया। तो पहले थोड़ा सा ये देखिए, जिस समय से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और जिस समय यहाँ पर शिक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया, तभी से शिक्षा नीति इस देश में लागू की गई। शिक्षा नीति का उद्देश्य यही रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था को अच्छी प्रकार से चलाया जाए, शिक्षा की व्यवस्था को नियंत्रित तरीके से चलाया जाए और शिक्षा में इस प्रकार के परिवर्तन या आवश्यक चीज़ों को समावेशित किया जाए जिससे बच्चों का निर्माण हो सके। इसको लेकर के शिक्षा नीतियां समय समय पर आती रही हैं और उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते रहे। शिक्षा की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अनेक बोर्ड भी हमारे देश में काम करते हैं। प्रत्येक स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, कुछ सेंट्रल लेवल पर भी बोर्ड काम करते हैं। हम लोग, जैसा कि आपने कहा, मैं पहले कॉर्पोरेट क्षेत्र में 20 वर्ष काम किया और उस क्षेत्र में काम करते हुए हमने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि जो बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा में कुछ तत्वों का समावेशित होना बहुत जरूरी है जो उनके जीवन से सीधे सीधे जुड़े हो। क्योंकि केवल अक्षर ज्ञान जो है वो बच्चे का इंफॉर्मेशन लेवल तो बढ़ा सकता है, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान और उसको जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ में किस प्रकार से मिलना जुलना है, किस प्रकार से उनको अपने जीवन में हैंडल करना है, वो समझने के लिए उसको कुछ तत्वों की आवश्यकता है शिक्षा में। और उनका समावेश किस प्रकार से किया जाए, कैसे हम शास्त्र के आधार पर जीवन पद्धति के निर्माण के लिए शिक्षा को मूल्यवान बना सकते हैं, इसके लिए हमने ये आर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और मेटा स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन दो संस्थाओं का निर्माण किया। और आर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जहाँ एक और रिसर्च का काम करती है, अनुसंधान का काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में, अनुविज्ञान के क्षेत्र में, वहीं जो मेटा स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो विद्यालयों की पुस्तकों का प्रकाशन करती है और जो शिक्षा की नीतियां हैं उनके अनुसार उन विद्यालयों में उन पुस्तकों को उपलब्ध है। आपका पाठ्यक्रम अन्य पाठ्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है और कैसे बेहतर है, उपयोगी है? जी, जैसे मैंने कहा कि पाठ्यक्रम का समावेशी होना, यानी एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। व्यक्ति का संपूर्ण निर्माण, एक सर्वांगीण विकास जिसके द्वारा हो सके, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण जिसके द्वारा हो सके, वो शिक्षा है। और इसलिए ये आवश्यक है कि उन मूल्यों का, उन तत्वों का समावेश शिक्षा में किया जाए, पाठ्यक्रम में किया जाए, जिनसे बच्चे को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन सारी चीजों के, उन सारे मूल्यों के बारे में पता चलता रहे और वो अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता में आ सके कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन के व्यवहार को निर्धारित करूं। व्यवसाय का निर्धारण और व्यवहार का निर्धारण, ये दो पक्ष है। व्यवसाय कोई भी बच्चा चुन सकता है, वो चाहे डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे सीए बनना चाहता है, या शिक्षक बनना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, ये एक व्यवसाय की बात है। लेकिन जो जीवन का व्यवहार है, उस व्यवहार में उस बच्चे को उस अवस्था में ही ये पता होना चाहिए कि आगे चल करके मुझे समाज के अंदर किस प्रकार के जीवन मूल्यों को अपनाना है और किस प्रकार से जीवन की परिस्थितियों का सामना करना है। तो हमारी पुस्तकें इस रूप में विशेष हैं या यूनिक हैं कि हमने शास्त्र के उन मूल्यों को, भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को और जीवन के व्यवहार के उन मूल्यों को इन कोर्स में समावेशित किया है। इट्स इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ सिलेबस, जिसमें हमने विषयों के साथ साथ जो बच्चों को नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं, गणित, विज्ञान आदि, उन सभी में जीवन मूल्यों का भी समावेश कर दिया, जिसको अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा के आप शिक्षाविद हैं,
तो शिक्षाविद के नाते आप शिक्षा को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं शिक्षा को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। वो इसलिए कि हर व्यक्ति को जीवन में ये अवसर प्राप्त नहीं होता कि वो किस प्रकार से अपने जीवन के व्यवहार का निर्धारण करे, लेकिन जिसे इस बात का अवसर प्राप्त हुआ है कि वो शिक्षित हो सके, तो उस शिक्षा का ये दायित्व हो जाता है, या उसके उस पूरे सिस्टम में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका ये दायित्व हो जाता है कि उस व्यक्ति का जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है उसका सर्वांगीण विकास एक जिम्मेदारी के रूप में वो लोग करें, वो केवल टाइम पास ना करें। आज जो गड़बड़ हो रही है वो यही है कि शिक्षा भी इस रूप में दी जा रही है कि जैसे कोई समय हमें व्यतीत करना है कि नर्सरी में बच्चा आ गया है तो अब इस नर्सरी से पढ़ने वाले बच्चे को 12th क्लास तक किसी तरीके से लेकर के जाना है, उसका कोई क्रम नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका कोई गोल नहीं। तो शिक्षा को मैं इस रूप में लेता हूं कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है और प्रत्येक शिक्षा से जुड़े हुए तंत्र को इस शिक्षा को इसी रूप में व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शिक्षा समाज के निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकती है? देखिए, जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो व्यक्ति से समाज का निर्माण होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर हम शिक्षा की व्यवस्था को ठीक कर देते हैं तो व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होगा, राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा, और जब एक उपयोगी समाज बनकर के तैयार होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र का भी सर्वांगीण विकास होगा और व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास होगा, परिवारों में खुशहाली होगी और समाज भी एक दूसरे के साथ में सामंजस्य और एक समावेशी भावना को लेकर के आगे बढ़ेगा, जैसा कि हमारे प्राचीन भारत में हुआ करता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या उसका प्रावधान है? देखिए, जैसे मैंने कहा, पॉलिसीज तो इस देश में बहुत सारी पहले भी आती रही हैं, लेकिन ये जो 2020 में पॉलिसी आई है और उसके बाद में 2022 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क पे काम किया गया है, इसमें हमारे शास्त्रों के, हमारे संस्कृति के बहुत सारे जो मूल्य हैं जिनको बहुत लंबे समय तक उपेक्षित किया जाता रहा शिक्षा में, उन सबको समावेशित करने की पहल की गई है सरकार के द्वारा। उसके लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है। उसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जितने भी ऐसे विषय हैं जो जीवन में कोई महत्व नहीं रखते, यानी जिसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो इररिलेवेंट टॉपिक्स हैं या मीनिंगलेस टॉपिक्स हैं, ऐसी सारी चीजों को इसमें से हटा करके बच्चों के जीवन के लिए सीधे सीधे उपयोगी और उनके मानसिक विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, उनके लिए समाज के प्रति जो उनका दायित्व है उस भावना को जागृत करने के लिए, अपनी संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने के लिए जो मूल्य हैं, जो जिस प्रकार की व्यवस्था हो जानी चाहिए, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। एनईपी का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों का निर्माण तो करना है, लेकिन उनका जो बेस है वो भारतीय परंपरा होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा होनी चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS के रूप में इसको जाना है। मेटा स्कूलिंग एनईपी और एनसीएफ को किस तरह से एड्रेस करता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेटा स्कूलिंग में हम लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो शिक्षा नीति है और जो करिकुलम फ्रेमवर्क की रिकमेंडेशंस हैं, उन सारी की सारी चीजों को हमने अपने कोर्स में बड़े ही अच्छे प्रकार से समावेशित किया है ताकि बच्चों को उन सारी चीजों के लाभ जो है वो प्राप्त हो सकें, और साथ ही साथ में जो NCERT के द्वारा प्रस्तावित सिलेबस है उस सिलेबस में भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसी सिलेबस को रखते हुए हमने कंटेंट पर काम किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत उपयोगी विषय उनके जीवन के लिए मिलेंगे। किस तरह से कंटेंट पर काम किया है आपने, किस तरह से उसको भिन्न किया है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हम विद्यालय में बच्चों को बहुत सारी कविताएं सिखाते हैं। कविताएं बच्चों के जीवन से बहुत सीधे सीधे जुड़ी होती हैं, जिनको बच्चे याद कर लेते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति से अगर आप कहेंगे कि कोई राइम सुनाई, कोई पोएम सुनाई, तो वो पोएम और राइम सुनाता है जो उसने नर्सरी में या जूनियर सीनियर केजी में पढ़ी थी। क्योंकि बड़े होकर के MA क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में जो हम वर्ड्सवर्थ वगैरह को पढ़ते हैं, वो पोएम शायद हमको याद न रहे, लेकिन बचपन में जो छोटेपन में हमने चीजें पढ़ी थी वो हमको जीवन भर याद रहती। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस समय में जो कंटेंट पुस्तकों के अंदर हो वो ऐसा हो जो मीनिंगलेस ना हो, जो इररिलेवेंट ना हो, जो नेगेटिव ना हो, उसी को हमने पॉजिटिव वे में डायरेक्ट किया है। तो जैसे अभी एक पोएम है, बहुत अच्छे से सुनाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा।
अब इस कविता में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बच्चे को झूठ बोलने पर हंसने का प्रेरणा दी जा रही है कि आप अगर झूठ पकड़ा जाए तो आप हंस करके उसको टाल दीजिए। हम सब अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, जीवन में अच्छे व्यवहार को अपनाना चाहिए, लेकिन हम कविता के माध्यम से उसके अंदर संस्कार क्या डाल रहे हैं कि आप झूठ बोलिए। फिर इसी प्रकार से जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, और वेंट अप द हिल देन फेल डाउन, लंदन ब्रिज फॉलिंग डाउन, फिर रिंगा रिंगा रोजेस फॉलिंग डाउन, हम्टी डम्टी फेल डाउन। ये सब जो गिरना गिरना गिरना, एक नकारात्मकता जो भरी जा रही है बच्चों के मस्तिष्क में, ये निश्चित रूप से आगे चल करके उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। तो इस सारी चीजों को एड्रेस करते हुए हमने इन सारी नकारात्मक चीजों को हटाते हुए पॉजिटिव वे में इसको बनाया है, ताकि बच्चे अपने जीवन में जो भी संस्कार इस अवस्था में प्राप्त करें उसका उनको सकारात्मक दिशा में लेकर के जाए। मैंने आपकी एक साइंस की बुक भी देखी थी, शायद 4th क्लास की है, उसमें कुछ पंचांग का कुछ जिक्र किया है आपने। देखिए, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है। हम वर्षों से देख रहे हैं कि साइंस में सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है। सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी होना एक व्यवहारिक रूप में जरूरी है कि बच्चे को सोलर सिस्टम के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अगर वो उद्देश्यहीन है तो उसका विशेष लाभ बच्चे को नहीं मिलेगा। लेकिन हमने उसको प्रयास पूर्वक इस प्रकार से अपने पुस्तक में रखा है कि बच्चा जब सोलर सिस्टम के बारे में जानेगा तो वो ये भी जानेगा कि इनके जो प्लेनेटरी मूवमेंट हैं सोलर सिस्टम के, उन प्लेनेटरी मूवमेंट्स का हमारे जीवन के साथ में क्या जुड़ाव है। यानी जब हमारे घर के बड़े कहें कि आज पूर्णिमा है, या आज अमावस्या है, या आज ग्रहण है, तो उस मूवमेंट को और उस प्रकार की जो होने वाली भौगोलिक घटनाएं हैं उनको बच्चा अपने जीवन के साथ रिलेट करके देख सके, अपने आप को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मान सके और वो अपने आप को उससे अलग ना समझे। ये क्षमता डेवलप हो, इसलिए हमने सोलर सिस्टम को, यूनिवर्स को केवल मात्र एक ट्रेडिशनल वे में न पढ़ाते हुए, जो हमारा पूर्व जो ओरिएंटल वे ऑफ टीचिंग है पंचांग, जिसमें बच्चा उसमें होने वाली घटनाओं के विषय में विश्लेषण पूर्वक जानता है, उस रूप में रखा। इसी प्रकार से साइंस के बहुत सारे विषय हैं, जैसे हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें, आज न्यूट्रिशन जो साइंस की बुक में पढ़ाया जाता है वो बहुत प्रभावकारी है, और उसका प्रभाव इस रूप में होता है कि बच्चे के पास ना ऑप्शंस नहीं छोड़े जा रहे। जैसे हम जब उसको आहार के विषय में पढ़ाते हैं या पोषण के विषय में पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको मांस का सेवन करना पड़ेगा, लेकिन उसके जो लाभ है और हानियां हैं उनका पूरी तरह से विश्लेषण वहां पर नहीं किया जा सकता। हमने अपनी पुस्तकों में जहां एक और पोषण के जो तत्व हैं वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से उनको कैटेगराइज किया जा सकता है उसके बारे में बताया है। उसी के साथ साथ हमने उसमें जो उनके गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनको भी हाईलाइट किया है। और इसके साथ साथ एक और विशेष बात जिसको आधुनिक विज्ञान ने अभी खोज पूर्वक निकाला है, जिसको हमारे ऋषियों ने पहले ही बता करके रखा हुआ था कि जितने भी अल्कलाइन फूड हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और जितने भी एसिडिक फूड हैं वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो भी फूड एसिडिक कैटेगरी में आते हैं और जो भी अल्कलाइन कैटेगरी में आते हैं उनको हमने वहां पर पूरी तरह से क्लासिफाई कर दिया। इसका परिणाम ये होगा कि अब एक बच्चा अपने जीवन में निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि उसको किस तरह का फूड लेना है ताकि उसका स्वास्थ्य उत्तम हो, न कि उसको किसी प्रकार की हानि। कुछ सीड वर्ड्स की बात कर रहे थे आप, कुछ सीड वर्ड्स लेकर के चलते हैं और आगे तक क्लास में उसको कैरी करते हैं, वो क्या है? देखिए, छोटे बच्चे जो हैं उनको हमें शब्दकोश उनका विकसित करना है, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो सारी किताबों में ही ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। हमने क्या किया है, इन सारे शब्दों के साथ साथ हमने जो शब्दकोश है उसको विकसित करने के लिए एक सीड वर्ड के रूप में शब्द लिया है। जैसे हम बात करें बी फॉर ब्रदर, तो बी फॉर ब्रदर हमने पुस्तक में लिया, तो नर्सरी में बच्चा केवल शब्द के रूप में इसको जानेगा कि बी फॉर ब्रदर, लेकिन जब वो अगली कक्षा में जूनियर केजी में जाता है तो उसको ब्रदर का बिहेवियर क्या है, तो वहां पर कहते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई को प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। ये जो आपसी व्यवहार है भाइयों के बीच का, ये बड़ी से बड़ी जो यूनिवर्सिटीज ने डिक्शनरी बनाई है, अंग्रेजी शब्दकोश में बनाई है, उनमें भी इस प्रकार का जो व्यवहारिक पक्ष है उन शब्दों के अर्थों का उसको नहीं रखा गया। तो हमारी पुस्तकें इस रूप में भी विशेष हैं कि हमने जितने भी शब्दों को बच्चों की वोकेबुलरी डेवलप करने के लिए रखा है वो सारे के सारे शब्द उनके जीवन में अर्थपूर्ण हैं और उनको हमने सीड वर्ड का नाम दिया। कुछ आपने, जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स आजकल चल रहे हैं, साइंस के साथ साथ हम एसएसटी भी पढ़ रहे हैं या फिर हम कुछ और भी, वो आपने कुछ मर्ज कर दिया है कुछ इस तरह कुछ? देखिए, एनईपी का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने बच्चों को जो विषय पढ़ा रहे हैं उसमें से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी इररिलेवेंट चीजें हैं या जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हटा दें और बच्चे का बस्ता हल्का करें।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात एनईपी में कही गई है कि बच्चों की पीठ पर जो लंबा चौड़ा बस्ता और बोझ लगा रहता है उसको हमें किसी तरह से कम करना है, एफिशिएंट वे में कम करना है। तो हमने क्या किया कि न तो हमने किसी सब्जेक्ट को कम किया, ना हमने किसी टॉपिक को कम किया, बल्कि हमने जो सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं, जो ब्लेंड किए जा सकते हैं, जो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को हमने 4 अलग-अलग पुस्तकों में रखने की बजाय एक पुस्तक में मर्ज करके रखा है, ताकि बच्चे को ज्ञान उतना मिले, लेकिन उसके लिए जो अतिरिक्त जो रिपीटेड जिसको बोलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो अंग्रेजी की पुस्तक में अलग पढ़नी पड़ती है, साइंस की पुस्तक में अलग पढ़नी पड़ती है, सोशल स्टडीज में, मॉरल वैल्यू में अलग अलग पढ़नी पड़ती है, उन सबको हमने ब्लेंड करके एक जगह पर स्थापित किया ताकि बच्चे उसको अच्छी प्रकार से ज्यादा समय प्राप्त करें उसको जानने के। तो क्या बुक को डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है क्या? देखिए वो भी एनईपी का एक रिकमेंडेशन है कि बस्ते को हल्का करना है, तो हमने पुस्तकों को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा बोझ हर बार लेकर के न जाना। नहीं, टर्म में तो डिवाइड किया ही है आपने। अभी सब्जेक्ट्स की बात चल रही है, तो क्या एक ही बुक में 2-3 सब्जेक्ट को? जी मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे विज्ञान है, मॉरल वैल्यूज हैं, सोशल स्टडीज है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश में सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है तो इंग्लिश को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश में ही जब डेवलप करना चाहते हैं, बच्चे की वोकेबुलरी डेवलप करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर वो एक स्पीकिंग का एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप जो व्यवहारिक रूप में बच्चा विषयों को पढ़ रहा है, उन्हीं विषयों को जब आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे, उससे बोलने के लिए उसको प्रेरित करेंगे या उसको समझाएंगे। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मुझे स्मरण आ गया कि एनईपी का एक और रिकमेंडेशन ये है कि मातृभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपनी मातृभाषा को समझते हैं। तो एक और अंग्रेजी जहाँ शिक्षण का मत है ना, वहीं साथ ही साथ में उन्होंने ये भी अपेक्षा की है कि जो शिक्षक है वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी बच्चे के पारिवारिक माहौल के कारण से या उसके बैकग्राउंड के कारण से वो अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता है या बोल पाता है, तो उसको उपेक्षित न करें, बल्कि उसको उसकी भाषा में उन विषयों को समझाने का पूरा प्रयास करें। तो यहाँ पे शिक्षकों की थोड़ी सी जिम्मेदारी इस रूप में बड़ी हो जाती है कि वो बच्चे का मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी कौशल विकास करें। बच्चे को कला, ड्राइंग, कलरिंग करना बड़ा पसंद है और आपने उसमें भी कुछ बदलाव किया है, क्या है? जी देखिए बहुत सारी चीजें हमने बदलाव की हैं। कलरिंग जो है बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है और बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस चीज को आप इंजॉय करते हैं उस चीज को सीखने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हमने क्या किया है कि हमें जो प्रकृति से जुड़ी हुई या हमारे समाज, हमारे परिवेश से जुड़ी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें बच्चों को सिखानी है, उनको हमने ड्राइंग बुक के फॉर्म में बच्चों के सामने रखा है। वहां पे बच्चों को हमने स्टोरीज दी हैं, वहां पर हमने बच्चों को चित्र दिए हैं। वो चित्रों को रंग भरते भरते उस कहानी को भी पढ़ेंगे और उसका मॉरल भी वहां पर दिया हुआ है, जिससे बच्चे, और छोटे बच्चों के लिए हमने थीम बेस्ड कलरिंग बुक बनाई, जैसे शाकाहार है, जैसे पंचतत्व हैं, ये सारे के सारे जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं एनईपी की, उनको सिखाने के लिए हमने एक इंटरेस्टिंग वे लिया है, जिससे बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा हो कि ये जो पंचतत्व के बारे में, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के बारे में हमने जो पढ़ा है, इसको हम अपने लाइफ में कहाँ देखते हैं, तो उन पदार्थों को हमने रखा है, उस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया है। और साथ ही साथ में उसमें हमने एक नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए बच्चों के अंदर जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हो, उसके लिए भी वहां पर हमने प्रयास किया है। ये तो रही छोटे बच्चों की बात, जो अपना इस तरह से बदलाव कर सकते हैं और कैरियर अपना इस तरह से आगे लेके जाएंगे। लेकिन उनको जो गाइडेंस देते हैं हमारे अध्यापक, टीचर, शिक्षक, उनके लिए भी कुछ है क्या? जी निश्चित रूप से जब परिवर्तन होते हैं तो इसमें सबके लिए ही आवश्यक हो जाता है कि उनको उस परिवर्तन के साथ में अवगत कराया जाए। तो मेटा स्कूलिंग टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी रखती है। मेटा स्कूलिंग ने पेरेंटिंग के लिए भी एक प्रोग्राम डेवलप किया है और इसके साथ साथ लीडरशिप का एक प्रोग्राम भी डेवलप किया है, जो विद्यालयों के जो ओनर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए हम चलाते हैं। तो एक समग्र रूप से जैसे पुस्तकों से लेकर के और लीडरशिप स्किल डेवलप करने तक ये पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम विद्यालयों को एक समाधान तो पुस्तकों के रूप में दे रहे हैं, लेकिन उन पुस्तकों को समाधान के रूप में बच्चों तक ले जाने के लिए जो अध्यापक हैं, उन अध्यापकों की ट्रेनिंग, जो पेरेंट्स हैं वो उस विषय को समझ सकें या उस परिवर्तन के महत्व को समझ सकें, उनके लिए पेरेंटिंग प्रोग्राम, और साथ ही साथ में पूरा विद्यालय का जो मैनेजमेंट है या प्रशासन है वो उस पूरे के पूरे कल्चरल चेंज को अडॉप्ट कर सके, उसके लिए उनके लिए लीडरशिप प्रोग्राम का भी हमने प्रावधान किया। तो क्या ऐसे प्रोग्राम्स के लिए अलग से कुछ पे करना होगा? जी नहीं, जो विद्यालय हमारे पाठ्यक्रम को ले रहे हैं उन सब के लिए हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, उसके लिए हम कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेते जी। तो ये तो रहा आप किस तरह से शिक्षक और विद्यार्थी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके।
क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, जो कुछ पेरेंट्स भी हैं जो चाहते हैं इस तरह का बदलाव हो, शिक्षक भी देख रहे हैं और कुछ स्कूल संचालक भी देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो शिक्षक हैं, जो विद्यालयों के संस्थापक हैं और जो माता पिता हैं, आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को शिक्षा इस रूप में दें, शिक्षा को इतना एफिशिएंट बनाएं, शिक्षा को इतना उपयोगी बनाएं कि वो बच्चे अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय का ठीक ठीक उपयोग करते हुए अपने जीवन में शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति, एक सशक्त राष्ट्र के प्रहरी और हमारी संस्कृति के धारण करने वाले बन सकें, कर्णधार बन सकें और हमारे राष्ट्र को उन्नति की दिशा में ले जा सकें। यही मेरा संदेश है और उसी के लिए मेटा स्कूलिंग ने इन उपयोगी पुस्तकों का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मेटा स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर नागेश चंद शर्मा जी। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं अमित कुमार, लाइव भारत के लिए।